अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैप्टर का सेकंड लेक्चर होने वाला है और हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ डोमिनेंस से। पहला लेक्चर मैंने कल ही अपलोड किया था और आज हम दूसरा करने वाले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो सीरीज़ मैंने अपलोड की है। चलो चलते हैं फिर। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस हैं, जो मेंडल ने अपने लॉज दिए थे, प्रिंसिपल्स एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उसका जो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें पहला पॉइंट बता रहे हैं जो कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल होते हैं डिस्क्रीट यूनिटों से और उनको बोलते हैं फैक्टर्स। उन दिनों वो जीन्स को फैक्टर बोलते हैं। आज सबको पता है जीन्स ही वो यूनिट है इनहेरिटेंस का जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, जो हमने पहले पढ़ा था, जो जीन्स होते हैं फैक्टर्स वो पेयर्स में होते हैं जिन्हें हम अलील्स कहते हैं। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। हमने सुना जब कैपिटल बी या कैपिटल टी या स्मॉल टी था, उसमें जो कैपिटल टी था वो डोमिनेंट था स्मॉल टी पे। यही देखा रहा है एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स में एक दूसरे पर डोमिनेंस शो करता है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशंस ऑफ only one the parental characters in a monohybrid cross in the F1 and the expression of the both in the F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. जो law of dominance है ये एक्सप्लेन करता है खाली एक ही पेरेंट के एक्सप्रेशंस दिखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन F1 जनरेशन और दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स दिखते हैं F2 जनरेशन में। और ये हमें ये भी बताता है कि 3:1 प्रोपोर्शन कैसे मिला F2 में, वो 3 क्यों टॉल थे और 1 क्यों ड्वार्फ था। ये भी हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस शो करता है क्योंकि दो उसमें टी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले थे, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंस शो कर रहा था। सेकेंड लॉ पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation. जो ये law है इसमें क्या बोल रहे हैं, ये किस फैक्ट पे बेस्ड है, ये बोल रहा है जो अलील्स हैं वो कोई ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं और दोनों ही कैरेक्टर्स रिकवर हो जाते हैं एज सच F2 जनरेशन में। दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज। जब F1 स्टेज जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट की क्रॉसिंग हुई तो F1 स्टेज में खाली टॉल प्लांट के ही कैरेक्टर दिखे, पर जब F1 जो उनकी सेल्फ पॉलिनेशन की गई तो F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर दिखे। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है बेस्ड है कि दोनों अलील्स कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, बोथ पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है वो रिकवर हो जाते हैं एज सच इन F2 जनरेशन में। दो द पेरेंट्स कंटेन टू अलील्स ड्यूरिंग गीमेट फॉर्मेशन, जो पेरेंट्स में उनमें उनके जीन्स में दो अलील्स होते हैं गीमेट फॉर्मेशन के दौरान। द फैक्टर्स आर द अलील्स ऑफ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गीमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। जो एक जीन में दो अलील्स है, पेरेंट के जो जीन्स है उनमें सबके दो दो अलील्स हैं गीमेट फॉर्मेशन में, पर गीमेट फॉर्मेशन में जो अलील्स है एक जीन के वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि एक ही गीमेट में एक ही अलील आ सके। Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, while a heterozygous one produces two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. यह बता रहा है जब homozygous parent हो, homozygous parent जिसके allele सेम हो, ये है ना दोनों कैपिटल टी आर स्मॉल टी, जब ये गीमेट फॉर्मेशन में जाएंगे कैपिटल टी ये दो गीमेट्स हैं, इनमें जो भी गीमेट्स हैं वो सिमिलर हैं और इसमें भी स्मॉल टी में भी ऐसा ही होगा। ये होमोजाइगस पेरेंट में, होमोजाइगस कंडीशन में। और जब हेटेरोजाइगस होगा, जैसे कि ये जब ये गीमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रोड्यूस करेंगे और इनकी जो प्रोपोर्शन होगी वो इक्वल होगी। डिफरेंट गीमेट्स प्रोड्यूस करेंगे और दोनों की जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होगी। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता रहा है। दो लॉज पढ़े हमने मेंडल के, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ने से पहले हम पहले ये फिगर है इसको समझते हैं। यहाँ पे जनरेशन है पी जनरेशन, माने पेरेंटल जनरेशन जो है, एक तो रेड है होमोजाइगस रेड और वाइट है होमोजाइगस वाइट या होमोजाइगस जो रिसेसिव वाली है वो वाइट है और डोमिनेंट वाली रेड है। इन्होंने गीमेट प्रोड्यूस किए, जो रेड वाली ने आर वाला कैपिटल आर वाला गीमेट प्रोड्यूस किया है और इसने स्मॉल आर वाला गीमेट प्रोड्यूस किया। जो F1 जनरेशन हमें मिली वो सारी पिंक मिली। यहाँ पे जो रेड वाला था यहाँ पे डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है, बल्कि जो सारी
F1 जनरेशन है वो पिंक मिली। ऐसे क्यों हुआ? गीमेट्स जब हमने देखे इसके F1 जनरेशन के जो गीमेट्स हमने देखे तो पेरेंटल जैसे मेल गीमेट्स कैपिटल आर स्मॉल आर और फीमेल गीमेट्स कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गीमेट्स प्रोड्यूस हुए। F2 जनरेशन जब हमने पनेट स्क्वायर बनाया तो यहाँ पे हमें क्या प्रपोर्शन मिला, जो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर के 4 ऑफस्प्रिंग्स हमें मिले। यहाँ में हमें फिनोटिपिक रेशियो जो मिला, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जो फिजिकल अपीयरेंस है 1:2:1। 1 क्या है, रेड, एक ही रेड मिला, 2 पिंक मिले और 1 व्हाइट मिला। और जीनोटिपिक रेशियो जब हम देखें, जीनोटिपिक रेशियो भी हमें सेम ही मिला 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो के जीन में क्या है, उनकी जो जीनोटाइप क्या है वो क्या है, इनमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, जब जो डोमिनेंस है, जो डोमिनेंट जीन है वो अपनी कंप्लीटली डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे जो रेड है कैपिटल आर और स्मॉल आ रहा है, जैसे कि अभी हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा तो वो उसके मुताबिक यहाँ पे तो रेड आना चाहिए था पर यहाँ पे पिंक आया, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो अपनी कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है। इसी को हम लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी वर रिपीटेड ड्यूरिंग अदर ट्रेड्स इन अदर प्लांट्स, इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स द F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two। बोले जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट्स पे, रिपीट किए कुछ अदर ट्रेड्स को लेकर, हमने देखा जो F1 जनरेशन थी उसमें जो फिनोटाइप थे वो रिजेंबल नहीं कर रहे थे दोनों ही पेरेंट्स के साथ, बल्कि वो उनके बीच में लाई कर रहा था। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर जो बने स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम sp इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। या डॉग फ्लावर या हम स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम sp जो है उसमें ये हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ते हैं। एक अच्छी एग्जाम्पल है इसकी, इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड flower and true breeding white flower plants. The F1 or capital R small r was pink when F1 was self-pollinated and F2 resulted in the following ratio 1:2:1. Here the genotype ratio were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotypic ratio had changed from the 3:1 dominant is to recessive ratio। यहाँ पे बोल रहे हैं जब हमने एक ट्रू ब्रीडिंग रेड वाली को क्रॉस करवाया एक वाइट वाली ट्रू ब्रीडिंग प्लांट से, तो हमें F1 जनरेशन में सारे पिंक मिले और F2 जनरेशन में हमें जब हमने इनको सेल्फ पॉलिनेट किया तो हमें जो फिनोटिपिक रेशियो वो अलग मिला। जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मिलना चाहिए था 3:1 एज मेंडेलियन, जो मेंडेलियन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, एक्सपेक्ट किया था जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो तो वहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है, पर यहाँ पे 1:1 पर जीनोटिपिक रेशियो सेम आया। What happened was that capital R was not completely dominant over small r. This made it possible to distinguish capital R small r as pink from red and white। क्यों हुआ? क्योंकि capital R complete dominance नहीं शो कर रहा था, तभी ये फर्क यहाँ पे आई। Explanation of the concept of dominance। अब यहाँ पे पढ़ेंगे डोमिनेंस क्या है, क्यों एक जीन एक अलील दूसरे अलील पे अपनी डोमिनेंस शो कर रहा है। What exactly is dominance? Why are some alleles dominant and some recessive? To tackle these questions, we must understand what a gene does. Every gene, as you know now contains the information to express a particular trait. बोल रहे हैं क्या डोमिनेंस होती है, क्या रिसेसिव होती है, इन सब को पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना है जीन क्या होता है। अभी तक तो पता चल ही गया होगा ये जीन है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने की। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जिसमें क्रोमोसोम्स 12 होते हैं, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, जहाँ पे हर एक जीन के 2 कॉपीज होते हैं, दैट इज एज अ पेयर ऑफ अलील्स, जैसे कि पेयर ऑफ अलील्स। Now these two alleles need not always be identical। ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही alleles हमेशा एक समान हो, एज इन हेटेरोजाइगोट, जैसे कि हेटेरोजाइगोट में अलग अलग होते हैं। One of them may be different due to some change that has undergone। उसमें कोई अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ चेंजों की वजह से कुछ उसमें चेंज आई होगी जिसकी वजह से कोई अलग भी हो सकता है। अबाउट विच यू विल लर्न रीड फर्दर ऑन इन नेक्स्ट चैप्टर विच मॉडिफाइज द इन्फॉर्मेशन दैट पर्टिकुलरली alleles contain। बोल रहे हैं हमेशा ये जरूरी नहीं है जो allelic पेयर्स है वो सेम हो, कोई अलग भी हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ चेंज आए होंगे जिसकी वजह से उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी पर्टिकुलर allele में वो भी मॉडिफाई हो गई होगी। Let us take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme। अब हम एक जीन के एक लेते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है एक एंजाइम प्रोडक्शन की। Now there are 2 copies of the gene। इस जीन के 2 कॉपीज हैं, the 2 allelic forms। Let us assume
that the normal allele produces the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate. बोल रहे हैं हम एज्यूम करते हैं जो नॉर्मल एलील है वो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है और जो ज़रूरी है एक सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए. थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन. जो थ्योरेटिकली अब हम बोलेंगे जो जिसमें एलील है जिसमें मॉडिफिकेशन आई होंगी वो ये कर सकता है. क्या क्या कर सकता है? द नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम. जो मॉडिफाई एलील हुआ वो नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है. वो एक नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करे या वो एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे जिसमें मॉडिफिकेशन आई हो एलील में, वो तो नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है या वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है या वो कोई एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस कर सकता हो. In the first case, the modified allele is equivalent to the unmodified allele. बोल रहे हैं जब पहला केस हमने यहाँ पे पढ़ा ये वाला, यहाँ पे क्या हो रहा है जो modified allele है वो सेम काम कर सकते हैं, वो थोड़ा सा इक्विवेलेंट है unmodified allele की जैसे, क्योंकि unmodified allele तो एक परफेक्ट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे जब हम बोले फर्स्ट केस में वो नॉर्मल या नॉर्मल ये क्या बोल रहे हैं नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है जो इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड एलील के जैसे. That is, it will produce the same phenotype or trait that is the result in the formation or transformation of a substrate. बोल रहे हैं अगर मॉडिफाइड एलील इक्विवेलेंट होगा अनमॉडिफाइड एलील के, इसकी वजह से सेम फिनोटाइप आएगा और या ट्रेट आएगी जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन उसकी हो सकती है. सच इक्विवेलेंट एलील पेयर्स आर वेरी कॉमन और ऐसे इक्विवेलेंट एलील पेयर ज़्यादा ही होते हैं. बट इफ द एलील प्रोड्यूस ए नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, अगर जो मॉडिफाइड एलील है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम या एंजाइम ही ना प्रोड्यूस करे देन जो फिनोटाइप है वो इफेक्ट हो सकता है. द फिनोटाइप और ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील. बोल रहे हैं जो फिनोटाइप है या ट्रेट है वो खाली डिपेंडेंट होता है किसकी फंक्शनिंग पे? अनमॉडिफाइड एलील. जो अनमॉडिफाइड एलील है उस पे फिनोटाइप डिपेंडेंट होता है, जो कि फिनोटाइप लाइक एक प्लांट है उसकी हाइट टाल होगी ड्वार्फ होगी, जो उसकी फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस है वो खाली डिपेंडेंट होती है अनमॉडिफाइड एलील पे. द अनमॉडिफाइड or functioning allele which represents the original phenotype is the dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele. जो अनमॉडिफाइड एलील है जो फंक्शन कर रहा था वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल फिनोटाइप, वो ही डोमिनेंट एलील होता है एंड जो मॉडिफाई हुआ एलील वो जनरली रिसेसिव एलील होता है. बोल रहे हैं यहाँ पे जब हमने देखा जो मॉडिफाइड एलील अगर नॉन फंक्शन या एंजाइम ही ना प्रोड्यूस करे जिसकी वजह से फिनोटाइप इफेक्ट हो सकता है, मगर जो फिनोटाइप है या ट्रेट है वो खाली डिपेंडेंट होती है किसकी फंक्शनिंग पे? अनमॉडिफाइड एलील पे. इसकी वजह से जो अनमॉडिफाइड एलील है जो फंक्शनिंग एलील है वो रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट एलील और वही फिनोटाइप ओरिजिनल फिनोटाइप शो करता है और मॉडिफाइड एलील जनरली रिसेसिव एलील होता है. Hence in the example above the recessive trait is seen due to the non-function enzyme or because no enzyme is produced. ये रिसेसिवनेस किसकी वजह से होती है? क्योंकि या तो इस एग्जाम्पल में हो सकता है वहाँ पे एंजाइम ना प्रोड्यूस हुआ हो या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस हुआ हो. ये हमने देखा क्यों ये डोमिनेंस और रिसेसिवनेस क्या होती है. अब हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस. Till now we were discussing process where the F1 resembled either of the two parents dominance or was in between incomplete dominance. बोले अभी तक तो हमने देखा यहाँ तो F1 जो था वो रिजेंबल कर रहा था एक पेरेंट से either of the two parents जहाँ पे डोमिनेंस शो हो रही थी या उनके बीच में लाइक कर रहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट. पर जो कोडोमिनेंस में और F1 जनरेशन जहाँ पे ये इसमें दोनों ही पेरेंट के साथ जो ऑफस्प्रिंग है वो रिजेंबल करते हैं. A good example is different type of red blood cell that determine ABO blood grouping in human beings. इसका जो कोडोमिनेंस का एग्जांपल है वो है रेड ब्लड सेल के टाइप जो कि डिटरमाइन करता है ABO blood grouping in human beings. ABO blood grouping are controlled by the gene I. जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग ABO ब्लड ग्रुप होते हैं वो किस जीन से कंट्रोल होते हैं? उस जीन का नाम है जीन 1I. The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymer that protrude from its surface and the kind of sugar is controlled by the gene. बोल रहे जो जैसे ये है रेड ब्लड सेल RBC, ये RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पे शुगर पॉलीमर्स होते हैं. शुगर पॉलीमर्स ऐसे लगे होते हैं, वो बाहर की तरफ होते हैं फ्रॉम प्रोस्टेट फ्रॉम सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर. और ये कौन सी शुगर यहाँ पे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है RBCs पे, वो किससे कंट्रोल होती है? वो कंट्रोल होती है इसी जीन से, जीन I से. द जीन I हैज़ 3 एलील्स. ये जीन I है, ये एक जीन है जीन I जो है इसके 3 एलील्स हैं.
IA, IB and small I. The alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar while I does not produce any sugar. जो अभी हमने सुना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की उस पे होते हैं शुगर पॉलीमर्स और ये शुगर कौन सी टाइप की है वो डिटरमाइन करते हैं जीन और जीन के 3 एलील्स है आई हैं IB और आई स्मॉल आई और आई और IB स्लाइटली थोड़े से डिफरेंट शुगर पॉलीमर्स प्रोड्यूस करते हैं और जो स्मॉल आई है वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड जो हम हैं इंसान वो हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं ईच पर्सन पॉजेस एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन एलील्स इज हम डिप्लॉयड हैं और हमारे जीन के 2 ही एलील्स हो सकते हैं तभी हमारे हर एक इंसान में इस आई जीन के 2 ही एलील्स हो सकते हैं I and IB are completely dominant over small I. In other words, when IA and I are present, only IA expresses because I does not produce any sugar. When IB and I are present, IB के expresses बोल रहे हैं जो IA और कैपिटल IA कैपिटल B है IB है वो दोनों डोमिनेंट है कंप्लीटली डोमिनेंट है किस पे स्मॉल आई पे पर जब IA और स्मॉल आई होगा तब IA शो करेगा डोमिनेंस और जब कैपिटल IB और स्मॉल आई होगा तब कैपिटल IB डोमिनेंस शो करेगा बट व्हेन कैपिटल IA और कैपिटल IB प्रेजेंट होंगे दोनों के दोनों बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर तब दोनों ही अपने अपने शुगर के टाइप्स एक्सप्रेस करेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ द कोडॉर्म्स और ये क्यों हो रहा है कोडोमिनेंस की वजह से हैंस रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ A एंड B टाइप्स ऑफ शुगर तब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे दोनों टाइप के शुगर्स हो सकते हैं सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स Here are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible. बोले 3 different alleles हैं इसकी वजह से 6 combination बन सकते हैं इन alleles के and there are total 6 different genotypes जिसकी वजह से 6 different genotypes होंगे human blood group के ABO blood के कितने genotype होंगे 6 genotype होंगे human blood group के 6 genotype होंगे How many phenotypes are there? तो phenotypes कितने हो सकते हैं phenotypes 4 होते हैं और genotypes 6 होते हैं जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स कितने होते हैं 4 होते हैं देखिए ये टेबल दी हुई है यहाँ पे जीनोटाइप्स ऑफ सिबलिंग है ये है देखो जब ब्लड टाइप देखेंगे वो A होगा AB होगा यहाँ पे A है यहाँ पे भी A यहाँ पे B यहाँ पे B AB यहाँ पे AB यहाँ पे B दोनों में और ये कितने फिनोटाइप होंगे 4 ही होंगे AB A और ये AB और ये B दोनों और ये ओवल 4 फिनोटाइप्स और जीनोटाइप 6 होंगे अब पढ़ेंगे हम आगे Do you realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple alleles? बोल रही हैं जो ABO blood group है अच्छी example है multiple alleles की. Here you can see that there are more than 2 that is 3 alleles gone in the same character. यहाँ पे 2 से ज़्यादा यानी 3 alleles एक ही character को gone कर रहे थे. Since in an individual only 2 alleles can be present. पर एक इंसान में एक individual में 2 alleles हो सकते हैं. Multiple alleles can be found only when a population are अगर हमें इसके मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ना तो हम एक पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं तभी हमें लगता है पता चलता है कि इसके मल्टीपल एलील्स हैं जो आई जीन है उसके 2 से ज़्यादा एलील्स हैं ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोड्यूस मैनी may produce more than one effect कभी कभी जो सिंगल जीन है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन जब स्टार्च का बनना इसमें मटर में वो कंट्रोल होता है एक जीन से इट हैज़ 2 एलील्स उसके 2 एलील्स हैं कैपिटल B और स्मॉल b स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली by capital B homozygote and therefore large starch grains are produced बोल रहे हैं जब स्टार्च जो है वो अच्छी बनती है जब होमोजाइगोट होते हैं कैपिटल B और लार्ज साइज होता है ग्रेन का इन कंट्रास्ट जब होमोजाइगोट स्मॉल b होता है तो लेसर एफिशिएंसी होती है स्टार्च सिंथेसिस में और स्मॉलर स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होता है आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द सीड कैपिटल B seeds are round and small c seeds are wrinkled यहाँ पे देखा गया कि जब सीड मैच्योर्स हुए जो कैपिटल B सीड थे वो राउंड थे और स्मॉल सीड्स वो विंकल थे हेटेरोजाइगोट प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड सो कैपिटल B seems to be dominant allele जहाँ पे वो हेटेरोजाइगोट प्रोड्यूस करेंगे वो राउंड सीड्स होंगे जो यहाँ पे ये दिखा रहा है जो कैपिटल B है वो डोमिनेंस शो कर रहा है बट स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर इन इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल B स्मॉल b सीड हेटेरोजाइगोट जैसे मैं पता था कैपिटल B स्मॉल b हेटेरोजाइगोट की कंडीशन में कैपिटल B जो वो डोमिनेंस शो करेगा और राउंड सीड होगा पर यहाँ पे क्या दिखा हमें जब हमने
ग्रेन का साइज देखा कैपिटल बी स्मॉल बी, में हमें साइज इंटरमीडिएट मिला. सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज फिनोटाइप, अगर हम स्टार्च का ग्रेन साइज, जो ग्रेन साइज मटर का ग्रेन साइज हम फिनोटाइप कंसिडर करें, देन फ्रॉम दिस एंगल द अलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अगर हम स्टार्च का ग्रेन साइज कंसिडर करें एज फिनोटाइप, उसका फिनोटाइप, तब ये अलील जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है. क्या कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, यानी वो पूरी तरह से उसमें कंप्लीट डोमिनेंस नहीं कर रहा है कैपिटल बी, जब हम स्टार्च ग्रेन साइज को इस कंसिडर करेंगे फिनोटाइप. Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that has information for. बोले जो dominance है वो किसकी बाप की जागीर नहीं है. इसलिए dominance is not an autonomous feature of a gene. वो खुद की अपनी फीचर नहीं है, और द जीन और द प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट के लिए जिसके बारे में उसमें इंफॉर्मेशन फीड होती है. ये डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट. ये डोमिनेंस डिपेंड होती है जीन का क्या प्रोडक्ट है एंड द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन. बोल रहे हैं इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट. ये डिपेंड करता है जीन प्रोडक्ट पे, कौन सी डोमिनेंस है वो जीन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, एंड द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप, और ये कौन सा फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है इसके प्रोडक्ट से, फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डज ऑन ए पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन. जब हम किसी फिनोटाइप को चूज करें ताकि हम उसको एग्जामिन कर सकें. इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन. कभी कभी एक से ज़्यादा फिनोटाइप भी इन्फ्लुएंस होते हैं सेम जीन से. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब हम ग्रेन का साइज देख रहे थे तब कैपिटल बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था, और जब हम स्टार्च का सिंथेसिस देख रहे थे तब वो कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था. और जो डोमिनेंस है वो किसी जीन की ऑटोनोमस फीचर नहीं होती है, बल्कि या उस प्रोडक्ट की जिसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो डिपेंड होती है जीन के प्रोडक्ट पे और ए प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप पे. अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. अभी तक हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा जहाँ पे हम एक जीन को इनहेरिट करते थे. अब हम पढ़ेंगे दो जीन्स को इनहेरिटेंस. मेंडल आल्सो वर्कड विथ एंड क्रॉस्ड पी प्लांट्स that differ in two characters, as in the cross between pea plant that has seeds with yellow color and round shape and one that seed with green color and winkle shape. मेंडल ने क्रॉस करवाए उन पी प्लांट में जो कि दो कैरेक्टर से डिफर करते थे, जैसे कि एक प्लांट येलो कलर का था और राउंड शेप का था, दूसरा प्लांट जो था उसकी सीड ग्रीन कलर की थी और विंकल शेप की थी. मेंडल फाउंड दैट द सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट्स हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेपर सीड्स. मेंडल ने देखा दैट सीड्स रिजल्टिंग, जब हम पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं हमें क्या सीड्स मिलते हैं? येलो कलर्ड सीड्स और राउंड शेप वाले. हियर कैन यू टेल विच ऑफ द कैरेक्टर इन द पेयर ऑफ येलो एंड ग्रीन कलर एंड राउंड एंड विंकल कलर शेप वाज डोमिनेंट. हाँ, हम कह सकते हैं कि येलो कलर डोमिनेंट था ग्रीन कलर पे और राउंड शेप डोमिनेंट थी विंकल शेप पे. तभी हमें पेरेंट्स के क्रॉस की वजह से जो ऑफस्प्रिंग वो येलो और राउंड शेप में. दस येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर the round or the green and round shape dominant or the wrinkled. These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid cross between yellow and green seeded plant and between round and wrinkled seeded plants. इसको सेम ही रिजल्ट मिले जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर एक किया अलग अलग, जैसे उन्होंने लिया येलो और ग्रीन प्लांट्स सीड वाले प्लांट्स और राउंड और विंकल सीडेड प्लांट्स को. लेट अस यूज द जीनोटिपिक सिंबल्स कैपिटल Y फॉर द डोमिनेंट येलो सीड कलर एंड स्मॉल y फॉर द recessive green seed color. Capital R for round shape seeds and small r for the winkle seed shapes. ये कुछ सिंबल दिए जीनोटाइप को डिफाइन करने के लिए. डोमिनेंस, कौन सा डोमिनेंस है, कौन सा रिसेसिव है. The genotype of the parent can then be written है. जो जीनोटाइप होगा पेरेंट का वो हम लिख सकते हैं कैपिटल R, कैपिटल Y and small r and small y, यानी round and yellow, green and wrinkle. The cross between two parents can be written down जो हमें फिगर में दिया है, showing the genotype of the parent plants. The gamete जो गीमेट से प्रोड्यूस करेंगे प्लांट्स वो क्या होंगे? The gametes capital R small y and small r, capital R capital Y and small r unite on fertilization to produce F1 hybrids capital R capital Y small y. जो यहाँ पे दिया है जो गीमेट्स प्रोड्यूस करेंगे फिर F1 हाइब्रिडाइजेशन में ये वाली हाइब्रिड्स मिलेंगी. पहले हम फिगर को देखेंगे फिर ये वाली थ्योरी पढ़ेंगे. देखो ये पेरेंटल जनरेशन है, यहाँ पे येलो और राउंड वाला मेल है सपोज करते हैं और ये विंकल और ग्रीन वाली फीमेल है. जब इन्होंने गीमेट प्रोड्यूस करे
इन्होंने गीमेट में एक ही अलील आती है ना एक गीमेट में, यानी राउंड की एक अलील आई और येलो की एक अलील आई, ऐसे विंग कलर की यहाँ पे एक आई और ग्रीन की एक आई। यह है एक गीमेट है ईच पेरेंट का। जब F1 जनरेशन हमें मिली और वो क्या मिली हमें, राउंड और येलो। और इस F1 जनरेशन के हमने क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन की, ये कौन से गीमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये क्या 4 टाइप के गीमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 टाइप के गीमेट्स प्रोड्यूस किए इन सेल्फ पॉलिनेशन पर। जब हम देखा हमें कितनी F2 जनरेशन मिली, जो भी इस डब्बे में है ये हमें F2 जनरेशन मिली, ये हमें F2 जनरेशन मिली। इस F2 जनरेशन में हमें फिनोटिपिक क्या रेशियो क्या मिला, हमें फिनोटिपिक रेशियो हमें मिला 9:3:3:1। 9 क्या थे, 9 ऑफ स्प्रिंगल्स राउंड और येलो थे, और 3 राउंड और ग्रीन थे, और 3 विंग कलर और येलो थे, और 1 विंग कलर और ग्रीन था। यानी 9 बच्चे ऐसे मिले, बीन्स मिले हमें ऐसे जो कि डोमिनेंट थे, और एक ही हमें मिला जो कि रिसेसिव वाला था, और 3 हमें मिले इन बिटवीन। Results of a dihybrid cross by 2 parent is different in 2 pairs of contrasted seed color and the seed shape. यहाँ से हम तीसरे लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्रिस्प रहें और आप रोज़ाना ये शॉर्ट लेक्चर्स देखें और अपने रिवीजन को कंटिन्यू रखें।